नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। वक्त तो चला है 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर जिले को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम योगी ने 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 25.63 हेक्टेयर में नवनिर्मित पुलिस लाइन का उद्घाटन किया है। ऐसे में ये बड़ी सौगात कासगंज के लिए मानी जा रही है। तो सीएम योगी का कासगंज दौरा अपने आप में बहुत कासगंज के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिले को 724 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। देखिए, सीएम योगी जिस भी प्रदेश में जाते हैं और ऐसे में अपने ही क्षेत्रों में जब जाते हैं प्रदेश के, तो ऐसे में बड़ी सौगात के रूप में वहां के वासियों के लिए एक अलग विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते हैं। और ऐसे में 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कासगंज में किया गया है। 724 करोड़ रुपए की ये 60 विकास परियोजनाएं साफ तौर पर आम जनता के लिए लाभदायक होने वाली है। नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया। कासगंज में अपने आप में ये दौरा अहम माना जा रहा है। हालांकि पहले ये दौरा स्थगित हुआ और उसके बाद मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंचे और ऐसे में 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात कासगंज को दी गई है। अब ऐसे में ये जो 60 परियोजनाएं हैं, उनका सीधे लाभ जनता तक पहुंचने वाला है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनसे सीधे जनता को जोड़ा जा रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम को और कासगंज पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, जो इन सभी सुविधाओं का लाभ आज यहां प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर कासगंज के अनेक परियोजनाओं की सौगात भी कासगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास, याद करिए, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय यह शिक्षा का एक मॉडल बनने जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालय 6वीं क्लास से 12वीं तक है, लेकिन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, बहनों और भाइयों, यह प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक होगा। और हमारा प्रयास होगा, पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण पे तहसील स्तर पर, तीसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर, चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी होगी और उत्तर प्रदेश के गरीब का बच्चा भी आधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के देश के विकास में अपना योगदान देगा। शिक्षा के साथ साथ आज यहां पे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ यहां की सड़कों के लिए, पर्यटन विकास के लिए, पेयजल के लिए, नगरीय विकास के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समग्र विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आज इन सभी 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात कासगंज वासियों को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने रुचि लेकर के यहां की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है और रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, विकास ऐसे ही बढ़ता है। शोरों का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, शोरों का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है
और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए। ये सभी श्री हरि विष्णु के जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरों के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के वहां पे आस्था के अभिव्यक्ति को भी प्रदर्शित किए, लेकिन आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा जा सके, इसका उदाहरण प्रयागराज ने दिया है। ऐसे ही आपका सोरो भी देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें दिए हैं। इसमें ये प्रस्ताव मुख्य रूप से एक कासगंज का है, नदई पुल का सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार की योजना का है, कासगंज की पौराणिक परंपरा को एक म्यूजियम के रूप में सजोने का है। और म्यूजियम के रूप में सजोने की इन परियोजनाओं के लिए हम अपनी सहमति दे रहे हैं। कासगंज वासियों में अपनी पौराणिक परंपरा के बारे में इस बात की जानकारी हो सके। नगर पंचायत सोहावर ये अमापुर का है, यहां पर बाईपास के निर्माण का कार्य होगा और साथ साथ दरियागंज में झील के सुंदरीकरण के प्रस्ताव को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सभी प्रस्ताव आते हैं तो कासगंज जनपद को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से कासगंज की इस नवीन पुलिस लाइन के उद्घाटन कार्यक्रम, कासगंज की 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। कासगंज वासियों को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास करता हूं कि सुरक्षा और विकास का, सुरक्षा और सुशासन का, विरासत और विकास का जो डबल इंजन सरकार का समन्वय है, इस समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए आप सदैव तत्पर होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी उद्घाटन किया गया और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कासगंज दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रोहताश हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहताश, देखिए कासगंज का सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा, कई विकास परियोजनाओं का लाभ कासगंज को दिया गया है। तो ऐसे में अगर विकास परियोजनाओं की बात की जाए तो सीधे किस तरीके से यहाँ पर लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है इन परियोजनाओं के माध्यम से? देखिए, मैं आपके लिए बता दूं, आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने 191.01 की लागत से बनी नई पुलिस लाइन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 724 करोड़ की लागत से विकास परियोजनाओं के लिए उन्होंने संबोधित किया। वहीं आपके लिए मैं बता दूं, उनका भी उन्होंने लोकार्पण किया। साथ ही मैं आपके लिए ये बता दूं, मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस रही, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिला दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अच्छा कार्य किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले अपराधियों से पुलिस डरती थी, लेकिन अब अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। बिल्कुल रोहताश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर सफलता के बारे में लोगों से विचार विमर्श किया गया, उन्हें जानकारी साझा की गई है और ऐसे में दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं की सौगात कासगंज वासियों को दी गई है। तो इनमें कौन कौन सी विकास परियोजनाएं शामिल है?
देखिए, मैं आपके लिए बता दूं, इसमें कई योजनाएं शामिल हैं, जिसमें से उन्होंने आज 20,000 लोगों की क्षमता का जो पंडाल था वहां पर मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया, जहां पर लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने कासगंज में शोरों के बारे में कहा कि शोरों का विकास अयोध्या की तर्ज पर किया जाएगा, जिसके तर्ज पर जनता ने उनका काफी अभिनंदन किया, जोरदार तालियां बजाई थी। साथ ही आपके लिए मैं बता दूं, कई योजनाओं का उन्होंने इसमें नाम लिया, जिनमें लाभार्थियों के उन्होंने प्रमाण पत्र भी दिया। ठीक है रोहतास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि कासगंज का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा और ऐसे में 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं की सौगात कासगंज वासियों को दी गई, जिसमें अहम परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी जानकारी दी गई और उत्साह वर्धित किया गया। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आगे भी इस तरीके की विकास परियोजनाओं का लाभ कासगंज वासियों का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने वाला है। पूरे देश में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास को गति दे रही है और उसी के चलते उत्तर प्रदेश में वे विकास गतिमान हो चुका है। जैसे कि उन्होंने जिक्र करा कि बांके बिहारी कॉरिडोर, मथुरा, और उन्होंने एक बड़ा जिक्र करा है बात का कि आस्था को हम रोजगार से भी जोड़ सकते हैं और ऐसे में नए अवसरों को हम यहां पर तलाश सकते हैं। और इसी तरीके से प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसकी सफलता के बारे में भी अपने संबोधन के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को कनेक्ट करने की कोशिश की और आश्वासन दिया है कि विकास अब गतिमान तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विकास परियोजनाओं का लाभ निरंतर अब सभी वासियों को मिलता रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और 3 बड़ी खबरों में से दूसरी बड़ी खबर का यहाँ रुख करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस की कार्यशैली से लोगों में भारी नाराजगी है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सैकड़ों की संख्या में लोग, शहर के लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर मांग भी की जा रही है। के लोग सोए हुए रहे। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में 4 साल की मासूम से हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज शहर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को कई संगठनों ने ललता राव पुल से नगर कोतवाली तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि मासूम के साथ हुई इस घटना ने धर्मनगरी को शर्मसार कर दिया है, लिहाजा जल्द से जल्द मासूम के दरिंदों को गिरफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ दिन पूर्व 4 साल के एक मासूम बेटे के साथ इस तरह से एक दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद आज तक वो हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और मैंने इस बात पर चिंता जताई थी कि वो यदि किसी जाति, धर्म या किसी बड़ी परिवार से, बड़े रसूखदार परिवार से उस बच्ची का नाता होता तो शायद अब तक सड़कों पर हजारों लाखों मोमबत्तियाँ जल गई होती। आज प्रशासन भी चौकन्ना होता, आज सरकारों पर दबाव होता, लेकिन आज सब मौन है। इसीलिए हमने हरिद्वार के लोगों से आह्वान किया कि राजनीतिक बेड़ियों को तोड़कर आप इस परिधि से बाहर आकर सड़क पर आइए, उस बेटी को न्याय दिलाने का काम कीजिए। दरअसल हर की पैड़ी क्षेत्र से सटे रोड़ी बेलवाला झुग्गी बस्ती से बीते 13 मई को 4 साल की मासूम लापता हो गई थी, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और बीते शुक्रवार की सुबह मनसा देवी मंदिर के नीचे रेलवे सुरंग से मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ था। बच्ची के परिजनों ने एक परिचित सूरज पर आरोप लगाया था। पुलिस ने ब्रह्मपुरी बस्ती से रेलवे ट्रैक की तरफ लगे एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में आरोपी सूरज हाथ में कबाड़ बीनने का झोला लेकर सुरंग की तरफ जाता दिखा। हरिद्वार धर्मनगरी में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई। 4 साल की बच्ची के साथ एक नशेड़ी ने उसके साथ उसका अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी आखिर में हत्या कर दी गई। आज पुलिस उस दरिंदे का पता नहीं लगा सकी। ये तो युवा साथी हमारे वरुण बालियान ने इस मामले को उठाया और उसकी संवेदनशीलता को समझा, इसलिए आज ये इतना बड़ा विशाल जुलूस प्रदर्शन जो है वो ललतारा ब्रिज से होकर थाने में आया है। पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए, पुलिस प्रशासन की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए हमारी ये तीन मांगे हैं। एक तो उस दरिंदे का तुरंत उसको गिरफ्तार करके जो है उसको फांसी की सजा दी जाए।
मतलब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान तो हो गई है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लिहाजा शहर वासियों में भारी आक्रोश है। लोग आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले ही जिले से एसएसपी ने थाना प्रभारी के साथ बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी और दिशा निर्देश दिए थे, फिर भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। HNN 24/7 के लिए हरिद्वार से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। तो देखा आपने, मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर भी अब लोग नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं हुई। यही बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, ये बड़ा मामला सामने आया और उसके बाद बवाल भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बिल्कुल निश्चित, देखिए धर्मनगर हरिद्वार को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई थी। हालांकि बीते सप्ताह की एक घटना है जहां पर 4 साल की जो मासूम थी उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। तो दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर उसका जो शव था वो रेलवे टनल के अंदर से मिला था। हालांकि जब पुलिस को उसकी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची थी। हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल स्वयं मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद यहाँ पे कार्रवाई की बात भी कही गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो अपराधी है वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो धर्मनगर के स्थानीय निवासी उनके अंदर एक रोष देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बीती शाम तमाम जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा एक जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें यहाँ पे पुलिस के खिलाफ भी आवाज उठाई गई थी। यहाँ पे 4 साल की मासूम के साथ जिस की सामने आए थे उसको लेके यहाँ पे हरिद्वार से ऐसी तस्वीर को लेकर तमाम हरिद्वार के वासियों, क्योंकि अभी जैसे देखिए कि 4 धाम यात्रा भी हरिद्वार में चली है और इस बीच ऐसी घटना सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं हरिद्वार को शर्मसार कर देने वाली घटना है। हालांकि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते, लेकिन ऐसे में यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा था कि पार्टी का झंडा हाथ में लेकर नहीं, केवल यहाँ पे मासूम को इंसान दिलाने के लिए ये आक्रोश रैली निकाली जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पे किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया जाएगा, केवल मासूम के हित और मासूम को इंसाफ दिलाने के लेके ये पुलिस को नींद से जगाने की रैली निकाली जाएगी। जो यहाँ पे ललतारा पुल से लेकर यहाँ पे पैदल मार्च निकालते थे कोतवाली तक तमाम जो यहाँ पे अधिकारी थे वो पहुंचे थे। यहाँ पे पुलिस के खिलाफ उन्होंने एक आवाज भी उठाई। यहाँ पे कोतवाली जो प्रभावित था उसको एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें साफ तौर से यहाँ पे जो मासूम थे उसके इंसाफ की बात कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं हमने बीते दिनों से देखा है कि यहाँ पे हरिद्वार पुलिस अपने आप को अलर्ट मोड पर रखने की बात कहती है, लेकिन कई अलग अलग तस्वीरें सामने आती है, जिसमें ये मासूम के साथ चाहे दुष्कर्म वाली तस्वीरें सामने आई या फिर इससे। लेकिन मनोज, बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है ना कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिख रहा है, ठीक है, और उसकी पहचान हो चुकी है, उसका नाम पता लगा लिया गया है, वो कहाँ रहता है ये तक पता है, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? इतनी अड़चनें क्यों, इतना लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है पुलिस की कार्यशैली? बिल्कुल, देखिए इसी घटना के एक दिन के बाद ही पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दिया गया था, जिसपे यहाँ पे जो अपराधी था उसकी जो पहचान थी वो भी उजागर कर दी गई थी। हालांकि पुलिस के द्वारा 5,000 का इनाम भी उसके ऊपर घोषित किया गया, लेकिन तमाम सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद भी यहाँ पे पुलिस अभी तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर यहाँ पे लोगों के अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात निश्चित ये होगी कि कब तक पुलिस इस पर कार्रवाई करती, कब तक जो अपराधी है उसको यहाँ पे सजा देने का काम पुलिस करती है, जिसको लेकर यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर आक्रोश लगातार देखा जा रहा है। यहाँ पे आज भी जो हरिद्वार के निवासी उनके द्वारा कहा गया है कि लगातार ऐसी जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी जब तक इस अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब तमाम जो तस्वीरें थी, जो पहचान थी वो पुलिस के सामने आ चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस उस अपराधी तक नहीं पहुंच पा रही। इसके पीछे का बड़ा सवाल यही है, कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक क्या आंदोलनों के जरिए इंसाफ की गुहार लगाई जाएगी? आखिरकार पुलिस इसको लेकर तत्परता क्यों नहीं दिखा रही? अभी तक एक्शन लेने में इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। अलीगढ़ की 201 ग्राम पंचायतों में 41 करोड़ रुपए के गोलमाल का मामला लेखा परीक्षा अधिकारी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। लेखा परीक्षा अधिकारी की ऑडिट रिपोर्ट में 41 करोड़ रुपए के गोलमाल को दर्शाया गया है, जिस पर जब जिलाधिकारी संजीव रंजन ने जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि पंचायती राज विभाग से लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा लगाई गई रिपोर्ट और कागजात मांगे गए हैं। पंचायती राज विभाग अपने कागज और सफाई देगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। डीएम संजीव सुमन ने यह भी कहा है कि इसमें यह नहीं साझा किया जाएगा कि आखिरकार घोटाला कहां हुआ है, किस लिए हुआ है, कहां हुआ है। अगर गलत पाया गया तो कार्रवाई जरूर होगी और नियम अनुसार वसूली भी की जाएगी।
ये लेखा परीक्षा का ऑडिट हुआ है। ऑडिट की रिपोर्ट में, तो ऑडिट में सामान्यतः जब वो जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके कागजात को इत्यादि को लेकर देखते हैं, और ये उनकी संबंधित विभाग जो पंचायती राज विभाग है उनसे ये जानकारी मांगते हैं, जो नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो अभी पंचायती राज उस पे अपने कागज और अपनी सफाई देंगे, उसके बाद ये कंफर्म हो पाएगा कि वहाँ काम हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इससे ये फाइनल ना समझा जाए कि वहाँ पे इतने बड़े घोटाले हो गए। अगर कोई ऐसा होता है तो सामान्यतः हमेशा उसके लिए कानून प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तरह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उनसे वसूली भी कराई जाएगी, और जो गलत होंगे उन पे कार्रवाई भी होगी। तो इसको चेक करा लिया जाएगा, उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाए पहले। स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी जो होते हैं जिला जो पंचायतों को ऑडिट किया जाता है स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा, उसके अंदर गांव पंचायत भी हैं, क्षेत्र पंचायत भी हैं, जिला पंचायत हैं, और लगभग सभी के ऊपर कुछ ना कुछ धनराशि दुरुपयोग का एक तरह से अखबार में छापा गया। उसमें गांव पंचायतों को हेडलाइन बनाया गया, जिसमें 200 गांव पंचायत, मैंने अखबार में पढ़ा, 200 गांव पंचायतों में दिखाया गया कि दुरुपयोग की धनराशि करीब 4 करोड़ के रुपए दुरुपयोग की धनराशि दिखाई गई है, जो कि बिल्कुल निराधार है, तथ्यों से परे है। ठीक है, ऐसे किसी गांव पंचायत में जो दुरुपयोग नहीं हुआ है। ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें गांव पंचायत प्रतिवर्ष अपनी गांव पंचायत को ऑडिट कराती हैं। अब परेशानी ये आ रही है क्योंकि अब जितना भी ऑडिट का काम है सब ऑनलाइन हो गया है, उसमें डेट फिक्स होती है, और डेट फिक्स होने पे ये भी होता है किसी सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र हो गया, कोई अभिलेख उस तारीख में उपलब्ध नहीं करा पा रहा, तो जो अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं उनको पूरा को पूरा एक तरह से दिखा दिएगा दुरुपयोग की धनराशि। जो फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।